रिश्तों में सही तालमेल बनाए रखने के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि जज्बातों को कहीं बीच में संभाले। संतुलन होना चाहिए समर्पण और हक के बीच में, क्योंकि ये एक ऐसा हिसाब किताब है जो अगर एक तरफ झुक जाए तो रिश्तों का एहसास बिगड़ जाता है और बात बिगड़ जाती है। नमस्कार, मैं निधि घर परिवार के आज के इस अंक में अपने सभी दर्शकों का पूरे दिल के साथ स्वागत और अभिनंदन करती हूं, जहां आज बात करने वाले हैं हम हिसाब किताब के एक ऐसे ही अहम विषय पर। तो चलिए जल्दी से जानते हैं हमारा आज का विषय। हमारा आज का विषय है महिला सशक्तिकरण और बजट 2025, नई राहें नए विचार। बजट 2025 आ चुका है, इसकी घोषणा हो चुकी है और ये कई मायनों में खास भी माना जा रहा है, जहां इसकी कई घोषणाएं और योजनाएं ऐसी कही गई हैं जिनके बाद मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के साथ साथ देश का हर टैक्स पेयर खुश हो गया है, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई है। वहीं बात की जाए देश की आधी आबादी यानी हमारी महिलाओं को सशक्त करने के लिए भी बजट 2025 में कई सारी घोषणाएं की गई हैं। तो महिलाओं के लिए बजट 2025 क्यों है खास? क्या कुछ योजनाएं हैं, क्या कुछ घोषणाएं की गई हैं? आज इसी विषय पर ढेर सारी जानकारी हमसे साझा करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है लखनऊ विश्वविद्यालय की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर प्रीति सिंह जी। मैम, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस अंक में। तो बातें बहुत सारी करने वाले हैं हम आपके खर्चों के साथ साथ बचत की भी, और साथ ही वो कौन सी योजनाएं हैं महिलाओं के लिए जिस पर इस बार का फोकस रहा है और जो आपको और सशक्त बना सकता है। तो सबसे पहले मैम, हम किसी भी योजना पर जाएं या घोषणाओं की बात करें, जेंडर बेस्ड बजटिंग की ये जो ज़रूरत है, ये क्यों महसूस हुई और कब से इसकी शुरुआत हुई? देखिए, जेंडर बजटिंग की जब हम बात करते हैं तो जेंडर बेस्ड बजटिंग की शुरुआत 2005-06 के यूनियन बजट से हुई और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो जेंडर गैप को दूर करने के लिए था। क्योंकि हम अपने देश में देखते हैं कि हमारे देश की जो महिलाएं हैं वो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पुरुषों से पीछे हैं। तो ये और इसका जो मुख्य कारण है वो ये है कि जो विकास का लाभ है वो हमारे देश की महिलाओं को नहीं मिल पा रहा है। तो इस विकास की मुख्य धारा में महिलाओं को शामिल करने के लिए और उनकी जो लैंगिक विषमता है उसको दूर करने के लिए हमने जो है जेंडर बजटिंग की शुरुआत की। इस बजट के तहत जो सरकार है विभिन्न योजनाएं महिलाओं के लिए चलाती है और 2025-26 में अगर हम देखें तो ये कुल बजट का 8.9% जो है वो जेंडर के लिए जेंडर महिलाओं के लिए जो है ये रखा गया है, जो कि पिछले बजट से लगभग 37% अधिक है। तो ये मुख्य रूप से जेंडर गैप को दूर करने के लिए जो है जेंडर बजटिंग की शुरुआत की गई है। जेंडर इक्वालिटी को और बढ़ावा देने के लिए साथ ही साथ अर्थव्यवस्था में महिलाओं का भी एक बड़ा योगदान है, तो उनका सशक्त होना भी बेहद ज़रूरी है। इसीलिए बजट में स्पेशली महिलाओं के लिए अलग से घोषणा की जाती हैं और योजनाएं लाई जाती हैं। मैम, बजट 2025 की बात करें तो ये किन किन मायनों में खास माना जा रहा है? विकसित भारत का जो 2047 का लक्ष्य रखा गया है उस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए तथा भारतीय अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए 2025-26 का बजट लाया गया है। और जो राजकोषीय घाटा है उसको हमने 4.4% करने का लक्ष्य रखा है। तो इस बजट में जो 4 ग्रोथ इंजन हैं वो हमारे कृषि, MSME, निवेश और निर्यात, ये 4 ग्रोथ इंजन हैं। और जो मुख्य केंद्र है वो युवा, गरीब, नारी और अन्नदाता हैं। तो जैसे कृषि क्षेत्र में है उसको हमको बूस्टअप करने के लिए जो किसान हैं, किसान के लिए जो है किसान क्रेडिट कार्ड जो है उसकी ऋण की सीमा जो है वो 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है, जिससे उनको शॉर्ट टर्म लोन दिया जा सके और वो मनी लेंडर्स पर जो है डिपेंडेंट ना हो। दूसरा, MSME की बात करें तो MSME में जो है निवेश की जो सीमा है उसको बढ़ाया गया है, जिससे कि बहुत सारे जो उद्योग हैं वो MSME के अंतर्गत आ सके और
उसका लाभ ये होगा कि उनको MSME से जुड़ी जो भी सुविधाएं हैं वो उन उद्योगों को प्रदान कर दी जाएंगी। तीसरी बात आती है निवेश की। तो निवेश कहाँ पर होगा? ये बजट में निवेश जो है लोगों के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए और नवाचार में जो है ये निवेश करने की बात कही गई है। तो ये जो हमारे सेक्टर्स हैं इनमें जो है बजट में निवेश करने की बात कही गई है और ग्रोथ इंजन को ध्यान में रखते किया गया है। सबसे जो अच्छी खास बात जो है इस बजट की है वो आय करदाताओं के लिए है, क्योंकि जो मध्यम वर्ग है, मध्यम वर्ग को एक बहुत बड़ी राहत प्रदान की गई है। 12 लाख तक की जो आय के लोग हैं उनको कर से पूर्णतः मुक्त कर दिया गया है, क्योंकि इस समय जो अर्थव्यवस्था में हमें चाहिए था कि मांग को बढ़ावा दिया जाए, उपभोग व्यय बढ़े, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है उसको बढ़ाना था, जिससे अर्थव्यवस्था बूस्टअप हो सके और आर्थिक वृद्धि देश में बढ़े। तो उसके लिए जो है जब लोगों को जो है कर से मुक्त कर दिया गया 12 लाख तक की आय वाले लोगों को, तो इससे उनकी डिस्पोजेबल इनकम जो है इंक्रीज होगी और जो है वो अपने उपभोग व्यय को बढ़ा सकेंगे। जैसे डॉक्टर प्रीति सिंह ने हमें बताया कि इस बार का अगर माना जाए बजट जो 4 स्तंभों पर निर्धारित किया गया है वो है यूथ, महिलाएं, हमारे जो लोअर या वीक सेगमेंट है और साथ ही साथ हमारे अन्नदाता यानी हमारे किसान, इनके लिए अलग अलग तरह की घोषणाएं की गई हैं और जो टैक्स पेयर है उनके लिए भी एक बड़ी राहत की गई है। 12 लाख तक की इनकम वालों के लिए टैक्स में छूट का प्रावधान किया गया है। मैम, महिलाओं की बात की जाए तो प्रशासन और सरकार द्वारा महिलाओं के लिए क्या कुछ खास स्कीमें चलाई जा रही हैं? जी, जैसा हमने पहले भी आपको बताया कि हमारे देश में महिलाएं जो है वो कहीं सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई हैं। तो हम जो लक्ष्य रखा गया इस बजट में कि महिलाओं की जो भागीदारी है वो आर्थिक गतिविधियों में उसको 70% जो है वो कर दिया जाए, और इसके लिए ही सरकार जो है वो विभिन्न योजनाएं चला रही है। दूसरी जो बात आती है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, वो बढ़ा जरूर है। जैसे 2017-18 में ये 23% था और ये अब बढ़कर जो है वो 37% हो गया है। लेकिन जो भागीदारी अगर हम और विकसित देशों की तुलना करें तो उससे अभी भी कम है। तो इसको बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाएं जो है वो सरकार ला रही है। इसमें से जैसे हम कुछ योजनाएं कह सकते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन के एक पार्ट के रूप में है सुकन्या समृद्धि योजना। और इससे हम क्या कर रहे हैं कि जो महिलाएं हैं उनको उनकी शिक्षा को इंश्योर करें, जिससे कि सेक्स रेशियो जो हमारा कम हो रहा है उसको हमें बढ़ाना होगा, इम्प्रूव करना होगा। तो उसके लिए सुकन्या समृद्धि योजना है। एक और योजना जो है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना है, जिसमें जो है उनको जो गर्भवती महिलाएं हैं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं हैं, उनको 5,000 रुपये का कैश इंसेंटिव 3 इंस्टॉलमेंट्स में गवर्नमेंट जो है वो दे रही है। तो ये भी योजना है जिससे कि वो कुपोषण का शिकार ना हो सके। तो ये भी एक खास योजना है। स्टैंड अप इंडिया मिशन जो है ये भी महिलाओं के लिए है, जिसमें कि उनको व्यवसाय करने के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो है ऋण प्रदान किया जाता है। तो इस तरह की विभिन्न योजनाएं हैं जिनके द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, उनको सशक्तिकरण बनाने की योजना इस प्रशासन द्वारा लगातार ये कोशिश की जा रही है कि महिलाओं को सशक्त बनाया जाए और उनके लिए कोई ना कोई ऐसी लाभकारी योजना लाई जाए जिससे वो और बेहतर हो सके। मैम, बजट 2025 की बात करें तो महिला एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये बजट बेहद खास माना जा रहा है। तो ऐसी क्या कुछ खास योजना है और महिला उद्यमियों को क्या कुछ लाभ मिलने वाला है? हाँ, जो फर्स्ट टाइम वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं उनके लिए अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ तक लोन की व्यवस्था की जा रही है, जिससे कि क्योंकि जो महिलाएं हैं उनको सबसे ज़्यादा फंड की प्रॉब्लम आती है, लोन उन्हें नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए जो है गवर्नमेंट ने व्यवस्था की, स्पेशली जो हमारी SC ST की जो महिलाएं हैं उनके लिए जो है अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ तक उनको लोन प्रदान किया जाएगा, जिससे कि वो छोटे मोटे व्यवसाय ऋण न उपलब्ध होने के कारण जो वो नहीं कर पाती हैं उसको वो कर पाएँ। जब वो व्यवसाय करेंगी तो इससे न केवल उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा बल्कि वो जो महिला है उसका सशक्तिकरण भी होगा
और वो समाज में भी योगदान दे पाएगी, समाज के विकास में और देश के विकास में भी योगदान दे पाएगी। महिला उद्यमियों के लिए बेहद खास है बजट 2025 और सपनों को एक नई उड़ान दी जा रही है। कई बार आर्थिक कमी या कमजोरी की वजह से कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाती। बातें आज हम बहुत सारी कर रहे हैं बजट 2025 और महिला सशक्तिकरण के बारे में। इस पर ढेर सारी जानकारी हमसे साझा कर रही हैं लखनऊ विश्वविद्यालय की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर प्रीति सिंह जी। बातें और भी आगे जारी रहेंगी, लेकिन बढ़ चलते हैं अपने अब अगले सेगमेंट पहले पड़ाव की तरफ, जिसका नाम है हम हैं कुछ खास, जहां बात करते हैं हम कुछ खास शख्सियत के बारे में। और जब प्रेम की बात आती है तो प्रकृति से प्रेम होना बेहद खास प्रेम माना जाता है, क्योंकि ये न सिर्फ आपको खुश रखता है बल्कि आपको हेल्दी भी रखता है। और बसंत के मौसम में प्रकृति प्रेम जाग रहा है। साथ ही साथ कई ऐसे लोग, कई ऐसी शख्सियत हमारी सोसाइटी, हमारे समाज में मौजूद हैं जो लगातार प्रकृति को बचाने में अपना जीवन लगा रहे हैं। आज ऐसी ही खास शख्सियत की कहानी को आपसे रूबरू करा रहे हैं हमारे सेगमेंट हम हैं कुछ खास में। नेचर का साथ जीवन में शांति, सुकून और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। हरी घास पर नंगे पैर चलने का एहसास, खिलखिलाते मुस्कुराते रंग बिरंगे फूलों का साथ, दिन भर के शोर के बाद कुछ पल चिड़ियों की मीठी चहचहाहट के बीच, हरियाली से भरी एक ऐसी जगह जहां दिन भर की थकन सुकून में बदल जाए। नेचर के ऐसे ही बाकमाल एहसास को पाने के लिए आज लोग हजारों लाखों खर्च कर छुट्टियां प्लान करते हैं। पर आपकी थोड़ी सी मेहनत, आपका थोड़ा सा एफर्ट और दिन का थोड़ा सा वक्त निकालकर अपने घर में ही एक ऐसी हरी भरी सुंदर सी जगह आसानी से बना सकते हैं। घर में बगीचा, टेरेस गार्डन या बालकनी में एक छोटा सा ग्रीन कॉर्नर बनाकर। वर्तमान में जहां हर दिन बढ़ते तापमान को रोकने के लिए पेड़ लगाओ, प्रकृति बचाओ जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं, तो वहीं आप बागवानी से भी पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभा सकते हैं। ये न सिर्फ आपके घर को सुंदर बनाती है बल्कि पर्यावरण को भी शुद्ध और संरक्षित करती है। इसी सोच के साथ विकासनगर की नीता शर्मा जी बागवानी से जुड़ी। पेशे से अध्यापिका रही नीता जी ने रिटायरमेंट के बाद अपने जीवन को प्रकृति के प्रति समर्पित कर दिया। पेड़ पौधों से ये लगाव और गार्डनिंग का ये शौक नीता जी को अपनी मदर इन लॉ से विरासत में मिला, जिसे उन्होंने पूरी मेहनत और लगन से संभाला। आज नीता जी के गार्डन में कई प्रकार के फल, फूल, शाक सब्जियों के साथ साथ पर्यावरण मित्र संबंधी भी कई पेड़ पौधे मौजूद हैं, जिनकी देखरेख वे स्वयं करती हैं। और अब ये बगीचा उनकी दैनिक दिनचर्या का अभिन्न अंग बन गया है। तो चलिए आपको भी करवाते हैं नीता जी के इस खूबसूरत गार्डन की सैर। 6-7 साल पहले मैं सेवानिवृत्त होकर कानपुर से यहाँ आ गई, तो हम लोग ने भी सोचा कि अपने पेड़ों पौधों में ही अपना जीवन लगा दें और बड़ा सुकून मिलता, बहुत अच्छा लगता है। ये बाग जो पहले से था उसको और थोड़ा सा विकसित करने का प्रयास किया है। हम लोगों ने एक नरगिस का पेड़ भी लगाया है। अल्लामा इकबाल की बहुत अच्छी लाइन है, हजारों वर्ष नरगिस अपनी बेनूरी पर रोता है, तब कहीं जाकर चमन में एक दीदावर पैदा होता है। तो धैर्य से सब कुछ होता है, बहुत टाइम लगता है, लेकिन ये जो धैर्य की जर्नी है इसमें हम लोग को इतना सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। हम लोग दोनों ही जुट जाते, सुबह पानी देना करना, माली भी है, हेल्पर भी है, और अपना पर्सनल टच भी ज़रूर देते हैं। हर पौधे को खुद लगाना, उसको ग्रो करते हुए देखना, वो एक अलग सा सुकून, अलग सी खुशी देता है, उसको वर्णन नहीं किया जा सकता। कभी कभी तो हम लोग आपस में हस्बैंड वाइफ बात भी नहीं कर पाते, चिड़ियाँ इतनी तेज तेज बोल रही होती सुबह सुबह, लगता उन्हीं को सुनते, उन्हीं का कलरव जब कानों में मीठी ध्वनि उनकी पड़ती है, तो उस अलौकिक सुख को वर्णन किया जाना, उसको बता पाना, शब्दों की भी एक सीमा है, तो उसको हम लोग बता नहीं सकते। कभी गिलहरी आ जाएगी फुदकती हुई, कभी और लोग आ जाएंगे तो उसको वो प्रेरणा भी देते हैं। गिलहरियाँ खूब हैं यहाँ पे। और शाम को 4 बजे जब सूरज ढल जाता है तो ये लोग अपनी एक सभा करते हैं, सब पक्षी
इतना बोल रहे होते हैं आपस में झुंड झुंड बना के, वो भी देखने वाला अच्छा दृश्य होता है। फिर पर्यावरण बचाओ का भी होता है, तो कुछ समाज को योगदान दे पा रहे हैं, इतना कुछ विरासत से मिला है तो हम लोग कुछ लौटा पा रहे हैं, कुछ उसको संजो कर रख पा रहे हैं ताकि आने वाली संतति को भी हम लोग हस्तांतरित कर सकें, दे सकें। इसका नाम ही है ऑलवेज स्प्रिंग, सदैव बसंत। वो किस लिए ऐसा कहा जाता है, इन स्प्रिंग एवरी लीफ इज़ ए फ्लावर, एक पत्ती भी बसंत में जो है वो फूल होती है। लेकिन आपके पास यदि थोड़ी सी जगह है, हरा भरा कोई जगह है, वहाँ पे आपने छोटे छोटे भी पौधे लगाए हैं, तो आपके पास हमेशा बसंत, सदैव बसंत हो सकता है आपके घर आंगन में। किसी और चीज़ कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। शुद्ध वायु मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है, बच्चे आते हैं खेलते हैं, आके वो समझते हैं कि आंटी आपका पार्क कितने बजे खुलता है। हमने कहा बेटा ये पार्क नहीं, हम लोग ने खुद पौधे लगाए। तो सभी लोग कुछ ना कुछ प्रेरणा देते रहते हैं और फिर हम लोग को पुरस्कार मिल जाते हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है। आगे बढ़ने का एक स्रोत बन जाता है, ज़रिया बन जाता है। समाज को कुछ लौटा पाने की भावना, कुछ अपना जुड़ाव कर पाना पर्यावरण से बहुत सुकून देता है, बहुत अच्छा लगता है और मन को शांति मिलती है, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। लगता है कि हाँ अभी एंड नहीं, अभी और बहुत कुछ बाकी, अभी तो इतने कम पेड़ लगे, लगता है ये भी लगा लो वो भी लगा लो। तो इन पेड़ों को लगाना, इनको हरा भरा करना, इसका कोई अंत ही नहीं है। हस्बैंड का सपोर्ट बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये गार्डन जो है वो उन्हीं की मदर का है, इसका जिक्र करना ज़रूरी था। तो ये हम लोग के बच्चे की तरह ही है, इसको पढ़ाते भी हैं, पढ़ता भी सब, और ये छोटे मोटे काम जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के भी कर लेता है और इस गार्डन में बहुत ज़्यादा सहायता करता है, आइडियाज़ भी देता है। नीता जी को अपने इस गार्डन के लिए कई सम्मानों से सम्मानित भी किया गया है। नीता जी के बागवानी के इस शौक में और गार्डन की देखरेख में उनके पति सुमंत शर्मा भी हमेशा साथ रहे। अपनी पत्नी को प्रोत्साहित करने के साथ साथ सुमंत जी भी अपनी टेक्निकल स्किल और नित्य नई कोशिशों से गार्डन में कुछ न कुछ नया जोड़ते रहते हैं। जैसे ये घर के बने फव्वारे, सॉइल लेस फार्मिंग, ये इको फ्रेंडली गिफ्टिंग पॉट और भी बहुत कुछ। आइए उन्हीं से जानते हैं। ये शौक़ जो है मुझे अपनी मदर से ही प्राप्त हुआ। वो दिन भर बगीचे में लगी रहती थी। कोई भी पौध लानी है या क्या होना है, मैं तो यहाँ पे हफ्ते में एक दिन आता था, या तो उनकी जो भी मदद हो सकती थी वो करता था, लेकिन मेरी सिस्टर ने ही ज़्यादातर ये पेड़ पौधे उनको ला के दिए और यहाँ पे लगाए गए। आज ये फुलवारी हमने उनके याद में ही मेंटेन करी है। जो भी हमें पुरस्कार अब मिल रहा है ये उन्हीं के पुरुषार्थ का नतीजा है और उनके सहयोग से ही ये जो कुछ हो पाया। यहाँ पर आए तो पहले तो मिसेस का ये था कि यहाँ नहीं रहेंगे, कहीं और चलते हैं, फ्लैट लेके रहेंगे, वहाँ सेफ्टी रहेगी। फिर इनको यहाँ पर अच्छा लगने लगा। अब ये दिन में हमेशा यहाँ पर जैसे भी समय मिलता है वैसे ही ये बगीचे में आ जाती हैं। कभी कोई पत्ता तोड़ना, कभी कहीं पेड़ लगाना, कभी कहीं पानी देना है। ये दिन भर का काम हो गया है क्योंकि गार्डन इतना बड़ा हो गया। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इतना सामान हमने गार्डन में कर लिया है कि हम इसको मेंटेन करते ही हमारा सारा समय निकल जाता है। सवेरे से हम लोग शाम तक इसी के में जुटे रहते हैं। बीच में ये शौक़ पैदा हो गया कि प्लांटर्स बनाए जाएं, टेक्निकल नो-हाउ अपने इस्तेमाल की जाए। तो हमने एक हर्बल लाइफ ट्रीटमेंट लेना शुरू किया था। तो उसके जो डिब्बे हमको मिलते थे, प्रोटीन पाउडर और शेक के जो डिब्बे हमको प्राप्त होते थे, उससे हमने प्लांटर बनाने शुरू कर दिए। तो एक नमूना तो ये है कि ये प्लांटर आपके सामने है, इसको भी हमने उसी से बनाया है। छोटी सी चीज़ है, ये लेडीज़ जो बिंदी लगाती हैं उसको मैंने यहाँ पे इस्तेमाल करके डेकोरेट कर लिया है। और फाउंटेन भी इसी तरह गमले के अंदर प्लेट्स लगाकर फाउंटेन बनाया है। ये विंड चाइम बनाने में लाइट्स का इस्तेमाल कर लिया। इसके अलावा ये जो गार्डन में हमने एक फाउंटेन बनाया जिसमें शिव जी की प्रतिमा रखी हुई है, उसमें से जल, उनकी जटाओं में से जल प्रवाहित हो रहा है। ये टेक्निकल नो-हाउ जो था अपना, उसमें एक्सपर्टीज़ को उसमें यूज़ किया और गार्डन को भी डेकोरेट किया इसी तरह। और बाकी इनका जो काफ़ी सहयोग मिलता है मिसेस का इसको सजाने में और मेंटेन करने में। मुझसे जो बन पड़ता है थोड़ा बहुत मैं करता हूँ
ज़्यादा तो नहीं मैं टाइम देता हूँ, लेकिन मैं बाज़ार से संबंधित जो भी काम है वो मैं देखता हूँ। अपने जो भी साथी हैं मैं उनसे यही कहूँगा कि बगीचे में का शौक़ ज़रूर पालें। अब हम लोग तो रिटायर्ड हैं, हम लोगों को इससे ज़्यादा क्या चाहिए। समय पास करना है, खाना पीना सोना और समय को पास करने के लिए ये अपने शौक़ को ज़िंदा रखना है, जो कि हमारा सवेरे से लेकर इसी में समय गुजरता है। ये पेड़ पौधे, ये हरियाली हमें ईश्वर का दिया सबसे बड़ा वरदान है। इसीलिए इसे संजोना, इसकी रक्षा करना हमारी और आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। तो अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाते रहिए और पेड़ लगाते रहिए। तो उम्मीद करेंगे पर्यावरण से ये प्रेम आपके अंदर भी जागा रहेगा। अगर आप बहुत कुछ नहीं कर सकते तो एक पेड़ जरूर लगाएं, और सिर्फ लगाएं नहीं बल्कि जीवन पर्यंत उसकी रक्षा भी करें। ये आपका योगदान हो सकता है अपने सुरक्षित और स्वच्छ पर्यावरण की ओर। बढ़ चलते हैं हमारे आज के विषय की ओर, जो है महिला सशक्तिकरण और बजट 2025, नई राहें नए विचार। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रीति सिंह जी। मैम, महिलाओं की लगातार बात हो रही है, तो इसके साथ साथ सक्षम आंगनबाड़ी, इस पर भी बात की गई। बजट 2025 और पोषण 2.0 ये स्कीम भी लाई जाने वाली है, तो ये दोनों चीज़ें क्या होने वाली हैं? ये एक सक्षम आंगनबाड़ी और पोषक आहार 2.0 कार्यक्रम जो है, ये एक योजना, इसकी शुरुआत जो है वो इस बजट में की गई है। और इसका मुख्य उद्देश्य है पोषक आहार सहायता प्रदान करना। तो क्योंकि महिलाएं और बच्चे, स्पेशली गर्भवती महिलाएं हैं और जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं, उनको पोषक आहार नहीं मिल पाता है, तो जो उनके बच्चे भी होते हैं वो भी कुपोषण का शिकार होते हैं। तो इसलिए जो है इस कार्यक्रम के तहत जो है, ये एक योजना के तहत जो है इसको लागू किया गया है इस बजट में। तो लगातार आज हम बात कर रहे हैं बजट 2025 की, कैसे महिलाओं के लिए खास रहने वाला है। महिला उद्यमियों और इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए लोन की ये जो सुविधा दी गई है, साथ ही साथ जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए भी खास योजनाएं लाई गई हैं और उनको भी सशक्त बनाने की कोशिश की जा रही है। वहीं वर्कफोर्स की बात की जाए तो मैम, जब भी काम की जगह, ऐसे में महिलाओं की हिस्सेदारी और भागीदारी को बढ़ाने के लिए वर्कफोर्स पे महिला पार्टिसिपेशन, फीमेल पार्टिसिपेशन बढ़े, इसके लिए भी योजना की घोषणा की गई है। तो इस लिहाज से बजट 2025 क्यों खास है? जैसे मैंने अभी पहले भी कहा कि इस बजट में ही ये लक्ष्य रखा गया कि जो महिलाएं हैं वो 70% महिलाएं जो है वो अपनी जो आर्थिक गतिविधियां हैं उसमें हिस्सा लें। और जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, जैसा मैंने बताया कि 23% से बढ़कर 41.7% हो गया है। तो हमको सबसे पहले ये देखना होगा कि महिलाएं जो है वो क्यों नहीं, श्रम शक्ति में उनकी भागीदारी कम क्यों है। तो इसके पीछे एक खास बात ये है कि जो हमारी महिलाएं हैं वो अपने परिवार की, अपने बच्चों की देखभाल करने का जो दायित्व है वो महिलाओं के ऊपर रहता है। वो घरों से बाहर नहीं जाना चाहती हैं। दूसरी बात आती है कि उनकी जो सेफ्टी और सिक्योरिटी से संबंधित समस्याएं हैं, इसलिए वो कामकाज नहीं करना चाहती हैं। तो अगर हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, जैसे वर्किंग एनवायरनमेंट है उसको अच्छा रखें, उसमें क्वालिटी लाएं जो है, और महिलाएं उनके लिए फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स रखें, जिससे वो जब फ्री हों तो वो अपने वर्क लाइफ दोनों को बैलेंस कर सकती हैं। वो अपने कामकाज को, घरेलू कार्यों को और जो कार्यस्थल पे जो उनकी जिम्मेदारी है उसको अच्छे से निभा सकती हैं। तो इसके लिए जो है हमको ध्यान देना होगा। प्लस उनकी जो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है वो महिलाओं के अनुरूप अगर हम करेंगे तो भी जो है महिलाएं जो है अपने घर से बाहर निकलकर और पार्टिसिपेट करेंगी, कार्यस्थल पर जाना पसंद करेंगी। मैम, जैसा आपने अभी जिक्र किया कि बहुत सारे छोटे छोटे से जो सुधार हैं या बेहतरी के जो कदम हैं उन्हें लाने की ज़रूरत है। वहीं किसी भी महिला को अपनी पहचान बनाने के लिए जब बाहर जाना होता है तो परिवार की एक अहम भूमिका हो जाती है। ऐसे में परिवार का योगदान कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कितना बड़ा रोल होता है महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए? हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो महिलाएं हैं, महिलाएं
तभी अपने कार्यस्थल पर मन लगाकर पूरी निष्ठा के साथ कार्य कर पाएंगी जब उनको पारिवारिक सहयोग मिले। उन्हें कभी इस बात का एहसास ना हो कि वो अगर कार्यस्थल पर जा रही हैं तो उनके घर में उनके बच्चों की कोई देखभाल करने वाला नहीं है, जिससे कि और अगर वो कार्यस्थल पर जाती हैं तो उनमें निश्चित रूप से आत्मनिर्भर वो बनेंगी और इससे जो परिवार है, समाज है, उसका आगे विकास होगा। तो हमको उनको पूरा सहयोग देना चाहिए, पूरे समाज को सहयोग देना चाहिए, जिससे कि वो घर के साथ साथ कहीं पर जो है कार्यस्थल पर जाएं और जो है जो श्रम शक्ति है उसमें भागीदारी करें। ये हमारे सभी देश के लिए, समाज के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। महिलाओं की प्रगति और सशक्तिकरण के लिए जहां प्रशासन कटिबद्ध नजर आ रहा है, लगातार नई योजनाओं को ला रहा है, नए नए प्रयास किए जा रहे हैं, तो हमारी एज परिवार यानी फैमिली होने के नाते ये जिम्मेदारी बनती है कि हम भी उनका साथ दें। अगर जिम्मेदारियों को बांट लिया जाए तो दोनों के लिए ही परिवार को चलाना बेहद आसान हो जाता है, दोनों जेंडर्स के लिए। मैम, किसी भी क्षेत्र की अगर हम बात कर लें तो उसमें सफल होने के लिए उसका प्रशिक्षण होना, उसकी जानकारी होना बेहद ज़रूरी होता है। ऐसे में जो हमारी सरकार या प्रशासन है उनके द्वारा महिलाओं के लिए क्या कुछ खास प्रशिक्षण की स्कीम्स या योजनाएं चलाई जा रही हैं? देखिए, जब हम रोजगार की बात करते हैं तो महिलाओं के रोजगार दर को बढ़ाने के लिए तथा जो वर्किंग एनवायरनमेंट है उसमें क्वालिटी लाने के लिए ये हम जो है ज़रूरी हो गया है। और जो स्किल गैप है इसको फुलफ़िल करना ज़रूरी है, क्योंकि प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट जो है तभी मिलेगा जब जो है महिलाएं या पुरुष जो है वो स्किल्ड होंगे। और स्किल इंडिया का जो मिशन चल रहा है उसका भी एक यही उद्देश्य है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ये स्थापित किया गया है, जो कि बहुत सारे प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन करता है, महिलाओं को, पुरुषों को वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, जिससे कि वो लोग स्किल्ड हो सके और उन्हें अच्छा रोजगार मिल सके। तो ये जो है हमारे लिए खास है। मैम, अगर किसी भी योजना की बात की जाए, महिलाओं को अगर लाभ लेना है तो उसका पहला बेसिक स्टेप क्या रहता है? कैसे वो उस तक पहुँचे या जानकारी उन तक पहुँचे, क्या स्टेप रहता है उसके लिए? सबसे ज़्यादा जो यही कमी हमें नज़र आती है कि महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, परंतु उन्हें उसके बारे में जागरूक नहीं किया जाता, महिलाओं को उन योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं रहती है। तो हम जब भी कोई योजना चलाएं तो सबसे पहले जागरूकता जो है वो ज़रूरी है महिलाओं को उन योजनाओं के प्रति, क्योंकि कोई भी योजना का लाभ तभी मिल पाएगा जब हमें उस योजना के बारे में पता होगा और उस योजना से होने वाले सामाजिक और आर्थिक लाभ यदि महिलाओं को पता होंगे तो वो उस योजना के लिए जो है जो भी ज़रूरी चीज़ें होंगी उसको वो करेंगी। तो ये ज़रूरी है कि उनको जागरूक किया जाए। सबसे पहली बात यही है, खास बात, कि उनको जागरूक किया जाए। अवेयरनेस फैलाना बेहद ज़रूरी होता है और हमारा लगातार यही प्रयास है कि जो भी लाभकारी योजनाएं चल रही हैं या प्रशासन की स्कीम है उनकी जानकारी, सटीक सही जानकारी आप तक पहुंचाई जा सके। इसी जानकारियों के सिलसिले में हम आगे बढ़ते हैं और बढ़ चलते हैं अपने अगले पड़ाव की तरफ, जिसका नाम है संगठन में शक्ति, जहां बात हम करते हैं प्रशासन द्वारा संचालित ऐसी ही कुछ खास योजनाओं के बारे में और साथ ही उन योजनाओं से कैसे लोगों को फायदा मिल रहा है। बात करें उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन योजना की, जो लगातार इस उद्देश्य से लाई गई कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए, उन्हें आर्थिक सहायता और प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे अपने स्वरोजगार को शुरू कर सके। इसी उद्देश्य से इस योजना के अंतर्गत कई सारे स्वयं सहायता समूहों का संचालन किया जा रहा है, जो लगातार गांव की और महिलाओं की सूरत और दशा बदल रहे हैं। ऐसी ही आत्मनिर्भर होती एक महिला की कहानी हम आपसे आज रूबरू करवाने वाले हैं, जो अपने स्वयं सहायता समूह से जुड़कर अपने स्वरोजगार को शुरू करने के बाद लघु उद्योग कर रही हैं और न सिर्फ अपने जीवन को संवार रही हैं बल्कि अपने गांव की तमाम महिलाओं के जीवन को भी बदल पा रही हैं। आइए देखते हैं।
जहां एक ओर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान कर उनके और उनके परिवार के जीवन को दिशा और दशा को बदलना एक चुनौतीपूर्ण संकल्प की तरह है, तो वहीं हमारा प्रशासन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हर चुनौती को पार करने में प्रयासरत है। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन योजना प्रशासन की एक ऐसी ही पहल का नाम है जो लगातार ग्रामीण महिलाओं के जीवन को सकारात्मक रूप से बदल रही है। महिलाओं को सक्षम और सशक्त बनाने की रणनीतियों के साथ समूह समुदाय आधारित दृष्टिकोण लिए ये योजना गांव की महिलाओं को ऐसी तमाम सुविधाएं दे रही है जिससे वे स्वरोजगार शुरू कर या वेतन कमाने के अन्य माध्यम खोजकर आत्मनिर्भर बन पा रही हैं। योजना और स्वयं सहायता समूह से जुड़ी ऐसी ही सफल होती महिलाओं की कुछ और नई कहानियों के साथ इस बार हमारी डीडी यूपी की टीम लखनऊ से लगभग 30 किलोमीटर दूर बाराबंकी क्षेत्र जा पहुंची, जहां की तमाम महिलाओं ने गांव में संचालित स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के पश्चात उनके जीवन में आए परिवर्तनों और समूह से मिले लाभ के बारे में हमसे साझा किया। मैं बाराबंकी में एक प्रशिक्षण केंद्र चल रहा था, राजकीय फल संरक्षण केंद्र, उसके अंतर्गत मुझे पता चला कि यहाँ फूड प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग हो रही है जो 100 डेज की। मैंने उस प्रशिक्षण को ले करके फिर मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया। और पहले मैंने अपने 1 या 2 महिलाएं थी हमारे पास जब हमने अपना काम शुरू किया, और इसमें मुझे अपनी फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट मिला, मेरे हस्बैंड का, मेरे बच्चों का, मेरे पूरे परिवार का बहुत बड़ा सपोर्ट मिला। तो मुझे लगा कि इस काम को मैं आगे बढ़ा के और अच्छा काम कर सकती हूँ। फिर धीरे धीरे मैंने इस काम को अपना बढ़ाना स्टार्ट किया, और जब मैं अचार या मुरब्बा वगैरह बना के मैं सेल करती थी तो लोगों को बहुत पसंद आता था कि बहुत ही अच्छा है, शुद्ध है, खाने में स्वादिष्ट है। इसी तरह से मेरी हिम्मत बढ़ी और फिर मैंने इसमें अपनी एसएचजी ग्रुप, एक अनुष्का स्वयं सहायता समूह के माध्यम से समूह की 10 महिलाओं को इसमें जोड़ करके अपना काम शुरू किया, और इस तरह से हमारा काम काफ़ी अच्छा चलने लगा। मैं अनुष्का समूह से जुड़ी हुई हूँ, परमीला दीदी के साथ में अचार बनाने का काम करती हूँ। अचार है, पापड़ है। जब से मैं दीदी के साथ में जुड़ी हुई हूँ मुझे बहुत सहायता मिलती है, और मुझसे 4 पैसा भी मुझे मिलता है। मैं काफ़ी अच्छे से अपने बच्चों को पढ़ा सकती हूँ। और मैं समूह से जुड़ी हुई हूँ, मुझे 4 पैसे मिलते हैं, उसी से मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ और 4 पैसे मिलते हैं, मुझे फ़ायदा होता है। हम सभी बहनें इस बार कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छा अचार तैयार करें और लगभग 8 से 10 कुंतल की मात्रा हम लोग रखें, जिससे इसकी डिमांड हमारी साल भर रहती है। तो हम लोग चाहते हैं कि ये अचार इस बार हमारा कम न पड़े, और हम लोग ये सीजन चल रहा है, जितनी अधिक मात्रा में हम लोग अचार स्टॉक कर लेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। योजना के अंतर्गत संचालित विभिन्न स्वयं सहायता समूह आज गांव की महिलाओं के लिए स्वरोजगार करने का बेहतरीन माध्यम बन गए हैं। संगठन की शक्ति जीवन को बेहतर और भविष्य को उज्जवल बना सकती है। ग्रामीण लाभार्थियों के ये बदलते जीवन उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के सफल क्रियान्वयन के प्रेरक उदाहरण हैं, जो कमजोर वर्ग को मुख्य धारा से जुड़ने के लिए सक्षम बना रही है। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसी ही सशक्त होती महिलाओं की कहानी को हम आगे भी आपसे जारी करते रहेंगे, आपसे मिलवाते रहेंगे, और आपको इनसे प्रेरणा ज़रूर मिलेगी। और साथ ही अगर आपकी जानकारी में कोई भी ऐसी योजना है और आपको लगता है कि पात्र व्यक्ति तक उसकी जानकारी नहीं है, तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप उस योजना की जानकारी उन तक पहुंचाएं। आज हम बात कर रहे हैं बजट 2025 और महिला सशक्तिकरण के बारे में। नई राहें, नए विचार, इस पर ढेर सारी जानकारी साझा करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं लखनऊ विश्वविद्यालय की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर प्रीति सिंह जी। मैम, बजट में अलॉटमेंट हो जाना, घोषणाएं कर देना, ये एक बहुत बड़ा कदम होता है। पैसा आ तो गया है, लेकिन वो अंत कड़ी तक सही तरह उपयोग कई बार नहीं हो पाता। तो अलॉटमेंट के बाद अंत कड़ी तक या लाभार्थियों तक ना पहुंच पाना, इसके पीछे क्या कुछ कारण है, क्या लूप्स हैं, और कैसे इसमें सुधार लाया जा सकता है? देखिए, सबसे जो बजट का एलोकेशन, आवंटन और उसका यूटिलाइजेशन, ये 2 अलग चीज़ें हैं। तो फंड एलोकेट हो जाना, लेकिन हम जब देखते हैं कि जब वित्तीय वर्ष समाप्त होता है और अगले वर्ष के बजट की घोषणा होती है, तो बहुत सारी जो योजनाओं के लिए फंड आवंटित है वो अनस्पेंट रह जाता है।
तो इसके लिए हमको काम करना होगा कि जो भी फंड आवंटित हुए हैं उनका हम प्रॉपरली जो है यूटिलाइजेशन करें, और गवर्नेंस जो है वो अच्छा होना चाहिए। गुड गवर्नेंस होगा तभी जो है सभी योजनाएं सुचारू रूप से चलेंगी, और उसके लिए जो फंड का आवंटन है उसको हम अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे। तो गवर्नेंस अच्छा होना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन, योजनाएं बहुत बनाई जाती हैं परंतु उनका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो प्रॉपरली होना चाहिए, तभी उन योजनाओं का जो लाभ है, जिस उद्देश्य से वो योजनाएं बनी हैं, तभी लोगों तक पहुंच पाएगा। मैम, पिछले बजट की अगर बात कर ले, क्योंकि बजट 2025 में कई सारी घोषणाएं की गई और बहुत सारी उम्मीदें भी जगी हैं बजट 2025 से। हर बार बजट में ऐसे ही स्पेशल अलॉटमेंट्स और घोषणाएं होती हैं। तो अगर हम पिछले बजट की कुछ बात कर ली जाए तो ऐसी वो कौन सी योजनाएं हैं जिनको आज हम आदर्श के रूप में देख सकते हैं और आगे उनसे सीख लेकर बढ़ सकते हैं? सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि महिलाओं की जब हम सशक्तिकरण की बात करते हैं तो उसमें शिक्षा जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत सुकन्या समृद्धि योजना है, वो बहुत अच्छी योजना है। इससे हम सेक्स रेशियो जो हमारे यहाँ कम है भारत देश में, सेक्स रेशियो जो है इम्प्रूव होगा। इसके अलावा जो है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, ये योजना भी अच्छी है जिसमें कि हम गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करने वाली महिलाओं को सहायता प्रदान करती। कैश इंसेंटिव जो है वो 5000 का 3 इंस्टॉलमेंट्स में देती है, तो जिससे कि, और ये पैसा सिर्फ महिलाओं के खाते में जाता है तो उसका वो लाभ उठा सकती हैं। इसी तरीके से जो प्रधानमंत्री आवास योजना, इससे बहुत सारी महिलाओं को जो है घर मिल गया उनको रहने के लिए। और साथ ही साथ जो है उज्ज्वला योजना की हम बात करें तो ये बहुत अच्छी योजना है उज्ज्वला योजना, जिसके तहत जो है गैस कनेक्शंस जो है फ्रीली जो है वोमेन को मिलता है, और या जो है उनको सब्सिडाइज्ड रेट पे जो है गैस सिलेंडर की व्यवस्था की जाती है। तो ये सभी हैं जिससे उनका समय बचता है, और अगर वो चाहें तो और किसी अन्य कार्य को करके जो है अर्निंग को अपने बढ़ा सकती हैं। स्किलिंग के लिए उनको विभिन्न तरह के प्रशिक्षण जो है वो प्रदान किए जाते हैं, जिससे कि वो अपने जो है कुछ कौशल को बढ़ाकर भी आर्थिक रूप से अपने को सक्षम बना सकती हैं। तो योजनाएं बहुत सारी संचालित की जा रही हैं। प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है कि आप तक योजनाओं का लाभ लाया जा सके और आप भी आत्मनिर्भर बन सके, क्योंकि आपकी आत्मनिर्भरता सिर्फ आपके विकास के लिए ज़रूरी नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी बेहद ज़रूरी मानी जाती है। और मैम, जब इकोनॉमी की बात आती है, हमारी इकोनॉमी की बात आती है, तो महिलाओं का आर्थिक रूप से सशक्त होना और देश की अर्थव्यवस्था, ये आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, कैसे इंटरकनेक्टेड हैं? महिलाएं जो है हमारे जो जनसंख्या है उसका 50% है, और अगर हम सिर्फ और सिर्फ जो है उनको लेकर साथ में नहीं चलेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो है पुरुषों के ऊपर हमारी निर्भरता रहेगी तो देश का जो विकास है वो नहीं हो पाएगा। और अभी तो हमने जो विकसित भारत 2047 का लक्ष्य रखा है, उसके लिए तो बहुत ही आवश्यक है कि हम विकास की मुख्य धारा में महिलाओं को शामिल करें और उनकी श्रम शक्ति में भागीदारी को बढ़ाएं, जिससे वो आत्मनिर्भर हों और हमारे देश को सशक्त बनाने में सहयोग दें, क्योंकि अगर महिला सशक्त होगी तो भारत सशक्त होगा। बिल्कुल सही बात है। अगर महिलाएं सशक्त होंगी, आत्मनिर्भर होंगी, खुद के पैरों पर खड़ी होंगी तो डेफिनेटली हमारा भारत और भी ज़्यादा सशक्त होगा। इसी प्रयास में लगातार प्रशासन भी है और हम सभी भी हैं, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। बात आज लगातार हम बहुत सारी बजट 2025 की कर रहे हैं। क्या कुछ घोषणाएं की गई हैं बजट 2025 में और कैसे उन्हें असल मायनों पर धरातल पे लाया जा सकता है, 100% उनका लाभ उठाया जा सकता है, इस पर ढेर सारी जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। जानकारियों का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन बढ़ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जो बेहद काम का सेगमेंट आपके लिए माना जाता है और जिसका नाम है टिप्स, जहां बातें बहुत सारी हम करते हैं आपके काम की, आपके उपयोग में आने वाली। और क्योंकि आज लगातार हम बात बजट यानी हिसाब किताब की कर रहे हैं, तो घरेलू बजट बनाते वक्त इन बातों का रखें ध्यान। सबसे पहले आप अपने हर महीने घर के खर्च का एक बजट बनाने की आदत डालिए।
इससे आपको अपने घर के पैसों के खर्चों और सेविंग के बारे में पता करने की आदत पड़ेगी। साथ ही जब आप सामान खरीदने जाएं यानी ग्रोसरी शॉपिंग करने जाएं, तब उसकी एक लिस्ट बनाइए और उसी लिस्ट के अनुसार आप शॉपिंग करिए। इससे आप एक्स्ट्रा सामान खरीदने से बचेंगे। जब भी आप शॉपिंग कर रहे हैं तो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने की जगह नकद या इमीडिएट ऑनलाइन ट्रांसफर सुविधाओं का इस्तेमाल करिए। इससे आपकी जो फिजूल खर्ची करने की आदत है वो बचेगी। लुभावने ऑफर्स के प्रति आकर्षित होने से पहले ये बात ज़रूर ध्यान रखिए कि जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं उसकी उपयोगिता आपके घर में कितनी है और उसके बाद उसकी एक्सपायरी डेट भी चेक करना बिल्कुल ना भूलें। जब भी आप थोक में सामान खरीद रहे हैं तो अपने घर में संग्रहण व्यवस्था के बारे में ज़रूर याद करें, क्योंकि अगर सही संग्रहण व्यवस्था नहीं होगी तो सामान खराब हो जाएगा और नुकसान आप ही का होगा। बचाया हुआ धन भी कमाया हुआ धन होता है और आप इन छोटी छोटी आदतों को डालकर अपने घर खर्च में आसानी से बचत कर सकते हैं, अपने घर के बजट को संभाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं इस बार ये छोटी छोटी काम की टिप्स आपके ज़रूर काम आएंगी। बढ़ चलते हैं हमारे आज के विषय की ओर। मैम लगातार बजट्स की बात कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, तो वो ऐसी कौन सी कारण है मान सकते हैं या लूप्स कह लें जो योजनाओं के पूर्ण सफलता के पीछे ना हो पाने के पीछे माने जा सकते हैं, बड़े कारण माने जा सकते हैं? अगर ऐसे में हम बात कर लें महिलाओं के अंदर उदासीनता, क्या ये भी एक बड़ी कारण माना जा सकता है कि योजना पूरी तरह से सफल नहीं हुई? देखिए, जो मुख्य कारण है वो मुझे लगता है जागरूकता की कमी है। महिलाएं जो उनके लिए विभिन्न प्रोग्राम और योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में अवेयर नहीं रहती हैं, तो अवेयरनेस जो है एक खास बात है। दूसरा जो आपने कहा उदासीनता की बात, उदासीनता इस संबंध में हो सकती है क्योंकि जब उन्हें पता ही नहीं है कि कोई योजना उनको सामाजिक और आर्थिक रूप से किस प्रकार से लाभ पहुंचाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनका उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो हम उदासीनता को तो हम बहुत नहीं सपोर्ट करेंगे। हमारा हमारा जो मकसद है वो ये है कि हम उनको जागरूक करें, जिससे जो वो अपने उनको ये बताएं कि उस पर्टिकुलर योजना से, स्कीम से उनको क्या लाभ होगा और तब जो है वो उन योजनाओं का लाभ उठा पाएंगी। लैक ऑफ अवेयरनेस एक बड़ा कारण माना जा सकता है। मैम, महिला कामगारों की बात की जाए तो महिला कामगारों के लिए प्रशासन द्वारा क्या कुछ सुविधाएं हैं? जेंडर पे गैप जो है एक बहुत बड़ा पहलू है कि उनको जो है पुरुष सहकर्मी हैं उनके परिप्रेक्ष्य में जो है वेतनमान कम दिया जाता है। तो हमको जेंडर जो पे गैप है उसकी डिस्पैरिटी को जो है वो कम करना होगा। और साथ में जो है जैसे अभी 2013 में आया सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट, ये लागू किया गया कि कार्यस्थल पर अगर उनका किसी तरीके से भी उनका हैरेसमेंट होता है तो जो है उनको इस एक्ट के तहत जो है उनको कहीं ना कहीं उनको जो है बल प्रदान किया जाएगा और उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसको दूर किया जाएगा। तो इसी तरीके से हमको और भी जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं ये जो है चलानी चाहिए महिलाओं के लिए, जिससे कि वो कार्यस्थल पर जो है अच्छे से कार्य कर सकें। मैम, अलग अलग योजनाओं पे बात की है, लेकिन अगर बचत की बात की जाए तो क्या सेविंग्स पे भी महिलाओं को कुछ खास लाभ मिलता है प्रशासन द्वारा? बिल्कुल, जैसे हमने अभी जो इकोनॉमी में जो आर्थिक वृद्धि दर अभी 6 to 7% रही, तो इसके लिए सबसे जो आर्थिक विश्लेषक हैं उनका कहना था कि हम जो है जो मांग है, मांग को बढ़ाएं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को बढ़ाएं और इसी को ध्यान में रखते हुए जो 12 लाख तक की आय में कर की छूट दी गई, मतलब उसको कर मुक्त कर दिया गया, तो उससे क्या होगा कि डिस्पोजेबल इनकम जो है बढ़ेगी और
जो है लोग अपनी आय का जो भाग है, जो बचा हुआ भाग है, उसको शिक्षा में और अन्य जो मद हैं उस पर खर्च कर सकेंगे। क्योंकि क्या होता है कि जब टैक्सेस ज़्यादा होते हैं तो जैसे दूसरी और एक बात होती है इन्फ्लेशन की। अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो इन्फ्लेशन की वजह से आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो फूड पर खर्च हो जाता है। तो जो शिक्षा है, बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, और ये काम व्यक्ति नहीं कर पाता है, उसके लिए आय का बहुत कम भाग बचता है। तो जब ये छूट जो है मिल गई है तो अब क्या है, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी और लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान कर पाएंगे, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रख पाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये मध्यम वर्ग को एक बहुत बड़ी राहत जो है इस बजट के माध्यम से मिली है। मैम, आज महिला सशक्तिकरण और बजट 2025 कैसे महिलाओं के लिए खास है, इस पे आपने हमसे ढेर सारी जानकारी साझा की है। लेकिन अब कार्यक्रम के अंत की तरफ हम बढ़ चले हैं, तो चलते चलते आज इस मौके पर आप हमारे दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहेंगी? हम दर्शकों को ये कहना चाहेंगे कि महिलाएं जब सशक्त होंगी तभी भारत सशक्त होगा। तो हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएं। वो जहाँ भी सामाजिक, आर्थिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हुई हैं तो उनके लिए जो भी योजनाएं बनाई जा रही हैं उन योजनाओं को अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, जिससे उसका उन्हें लाभ मिल सके और एक सशक्त भारत का निर्माण हो। जो विकसित भारत 2047 का लक्ष्य है उसको हम सब मिलकर जो है उसको साकार करें और एक भारत को एक विकसित भारत के रूप में हम देख सकें। बिल्कुल मैम, आज इस विषय पर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, यहाँ मौजूद रहने के लिए, इतनी सारी जानकारियाँ हमसे साझा करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। धन्यवाद। तो दर्शकों, बहुत सारी बातें आज हमने की महिला सशक्तिकरण और बजट 2025 क्यों महिलाओं के लिए खास है, इस पर आपसे साझा की। क्या कुछ घोषणाएं की गई हैं, क्या कुछ सुविधाएं मौजूद हैं महिला कामगारों के लिए, महिला एंटरप्रेन्योर्स के लिए, विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, क्या कुछ लोन सुविधाएं, सब पर बातचीत की गई। सेविंग्स की बात भी लगातार की गई और बात ये भी की गई कि ये जो सेविंग का टैक्स रेट कम करने का जो मुद्दा है ये आपकी शिक्षा को बेहतर कर सकता है। जैसे प्रीति जी ने कहा कि अब पैसा ज़्यादा बचेगा तो बहुत आसानी से फैमिलीज़ अपने बच्चों की शिक्षा पर लगा सकेंगे, और शिक्षा वो पहला कदम होता है जो किसी भी व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सबसे बड़ा कदम माना जाता है। इसलिए अपने बच्चों, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर कि वो लड़की है या लड़का, उन्हें शिक्षा का वरदान जरूर दें। साथ ही साथ उम्मीद करते हैं बजट 2025 देश की महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगा और महिला सशक्तिकरण की इस दिशा में एक बड़ा कदम माना जाएगा। इसी उम्मीद के साथ फिर नए विषय के साथ, कुछ नई जानकारियों के साथ हम आपसे करेंगे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।